सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो जितना मार्वल और डीसी के फिक्शनल सुपर हीरोज हमें फैसिनेट करता है, उतनी ही मार्वल और डीसी के कुछ ऐसे फिक्शनल प्लेसेस भी है जिससे हम काफ़ी हद तक कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे कि मार्वल में हमें अवेंजर्स टावर एंड जेवियर मैंशन दिखाया जाता है, या फिर डीसी में हमें मेट्रोपोलिस एंड गॉथम जैसे सिटीज़ दिखाए जाते हैं। एंड ऐसे ही मार्वल और डीसी के कुछ किंगडम भी है जो कि है वकांडा, एसगार्ड एंड एटलांटिस, जिनसे लोग इतना ज़्यादा कनेक्ट हो चुके हैं कि कई बार उनके बीच में डिबेट होती है कि इन सारे किंगडम्स में से बेटर कौन है। एंड मैंने सोचा कि मैं इन तीनों किंगडम्स को कंपेयर करता हूँ और उसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन तीनों किंगडम्स को टोटल 6 पैरामीटर्स पे कंपेयर करेंगे, जहाँ पे हम उनके आर्मी, रूलर, उसी से लेकर टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट जैसे सारे एस्पेक्ट्स को इवैल्यूएट करेंगे। एंड इस वीडियो के एंड होते होते मैं आपको क्लियरली बता दूंगा कि इन तीनों किंगडम्स में से बेटर कौन है, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो सबसे पहले फैक्टर में हम कंपेयर करेंगे वकांडियंस, एटलांटियंस एंड एसगार्डियंस के फिजिक, या फिर कह सकते हैं कि उनकी बायोलॉजी को। तो वकांडियंस में बेशक एम्बाको जैसे कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, या फिर डोरा मिलाजेस एंड ओकोए जैसे कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा वेल ट्रेंड हो, पर आफ्टर ऑल वो सारे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स है। पर अगर हम बात करेंगे एटलांटियंस की, तो एटलांटियंस पानी के काफ़ी ज़्यादा नीचे रहते हैं और उनकी बॉडी इतनी ज़्यादा ड्यूरेबल है कि वो पानी के इतने बड़े प्रेशर तक को झेल लेती है। वो काफ़ी ज़्यादा सुपर स्ट्रेंथ भी पजेस करते हैं। एक एटलांटियन होता है वो 500 किलो तक वेट को लिफ्ट कर सकता है। एंड हमने ये भी देखा है कि एटलांटियंस पानी के काफ़ी कम इंटेंसिटी वाले वाटर में देख सकते हैं। आई मीन उनकी जो सेंस है देखने की वो काफ़ी ज़्यादा शार्प है। एंड इसी तरह कॉमिक्स में हमें दिखाया गया है कि एटलांटियंस की बाकी की सेंसेस जैसे कि सुनने की सेंस वो भी काफ़ी ज़्यादा शार्प होती है। एंड इवन मेरा जैसे जो कुछ कैरेक्टर्स है वो तो वाटर तक को मैनिपुलेट कर सकते हैं। पर अगर यहाँ पे मैं बात करूँगा एक एसगार्डियन की, तो वो यहाँ पे एटलांटियंस एंड वकांडियंस को काफ़ी पीछे छोड़ देगा, क्योंकि एक एवरेज एसगार्डियन जो होता है वो 30 टन तक वेट को लिफ्ट कर सकता है, यानी कि 30,000 किलो, जो कि एक एटलांटियन के 500 किलो के सामने काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा उनकी जो मसल डेंसिटी होती है वो नॉर्मल ह्यूमन के कंपेयर में 3 गुना होती है। एंड एसगार्डियंस के जो घाव होते हैं वो भी काफ़ी जल्दी रीजनरेट करते हैं, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म काफ़ी फास्ट है। तो एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं कि हर एक एसगार्डियन सोल्जर अपने आप में एक सुपर सोल्जर है। एंड यहाँ पे हम बात करें एसगार्डियंस के लाइफ स्पान की, तो वो ऑलमोस्ट 5000 साल तक जिंदा रहता है, जो कि एक एटलांटियन के लाइफ स्पान यानी कि 500 से 600 साल के कंपेयर में अगेन काफ़ी ज़्यादा है। और ये तो सिर्फ मैं एक नॉर्मल एसगार्डियन की बात कर रहा हूँ। कुछ एसगार्डियंस जो है वो लिटरली नॉर्स माइथोलॉजी के गॉड है। यहाँ पे हेमडाल जैसा ऑल सीइंग गॉड है जो कि पूरे यूनिवर्स को देख सकता है। गॉड ऑफ मिस्चीव्स लोकी है, गॉड ऑफ थंडर थॉर है। एंड यहाँ पे मैं ओडिन और हेला की भी बात करूँगा तो पूरा वीडियो उसी में खत्म हो जाएगा। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि एसगार्डियंस जो है वो बायोलॉजी के मामले में ज़्यादा सुपीरियर है। तो चलिए अब सेकंड पैरामीटर में हम इन तीनों एम्पायर्स के आर्मी का कंपैरिजन करेंगे। एंड हाँ, यहाँ पे हम सिर्फ आर्मीज को कंसिडर कर रहे हैं, ना कि वेपन्स एंड टेक्नोलॉजी को। उनका कंपैरिजन हम बाद में करेंगे। तो पहले बात करते हैं वकांडा की। तो वकांडा यहाँ पे बाकी दोनों के कंपैरिजन में नंबर ऑफ सोल्जर्स के मामले में काफ़ी ज़्यादा कम है। और हाँ, भले ही उनके पास जो वॉरियर्स हो वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हो, एंड उनके पास राइनोज वगैरह भी हो, एंड भले ही वो उड़ते हुए रथ पे आते हो, पर दुश्मनों पे अटैक तो वो दौड़ के ही करते हैं। तो आई रियली थिंक कि इस कैटेगरी में भी वकांडा पीछे है। अब बात करेंगे एटलांटियंस की। तो एटलांटियंस नंबर ऑफ सोल्जर्स के मामले में काफ़ी ज़्यादा है। एंड हाँ, कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि एटलांटियंस बिना पानी के नहीं रह सकते और इसलिए वो अर्थ पे फाइट नहीं कर सकते। पर एटलांटियंस ने इन बातों का भी सॉल्यूशन निकाला है, जहाँ पे वो सूट्स का यूज़ करते हैं और उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि ओशन के पानी को अर्थ पे पुश कर सकती है। और एक बार पानी अर्थ पे आ गया, फिर वो लोग शार्क्स का, जायंट सी हॉर्सेस का, क्रैब्स का यूज़ करेंगे। एंड ऐसे व्हीकल्स पे बैठे हुए एटलांटियंस को हराना बिल्कुल नाइटमेयर जैसा होगा। एंड अगर इसमें हम एक्वामैन की आर्मी जो कि है ट्रेंच, एंड उसका जो जायंट सी मॉन्स्टर्स है यानी कि कैराथेन, उसको भी जोड़ देंगे, तो फिर तो एटलांटियंस को रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और इसीलिए हमने देखा है कि फ्लैश पॉइंट जैसे स्टोरी लाइन में एटलांटियंस ने पूरी अर्थ को कॉन्कर किया है। और ऐसा हमें मूवी में भी दिखाया जा सकता था अगर एक्वामैन एटलांटिस का किंग ना बनता। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एटलांटियंस की जो आर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। तो अब आते हैं एसगार्ड पे। तो एसगार्ड की जो आर्मी है अब वो काफ़ी हद तक बिखर चुकी है, पर एसगार्ड की आर्मी तब पीक पे थी जब एसगार्ड की आर्मी ने मिलके ओडिन और हेला के साथ 9 रेम्स को जीता था।
एंड हम जानते ही है कि आखिरी बची हुई वैल्करी कितनी ज़्यादा खतरनाक है। तो आप खुद ही सोचो कि ऐसे वैल्करीज की एक पूरी फौज अगर एसगार्ड की आर्मी में होगी तो वो आर्मी कितनी ज़्यादा खतरनाक होगी। पर अब तो एसगार्ड की आर्मी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही एंड ये हमने एंड गेम में भी देखा था जब कुछ मुट्ठी भर एसगार्डियंस ही आए थे थैनोस का सामना करने के लिए। एंड दैट्स वाई आई थिंक कि एसगार्ड आर्मी के मामले में एटलांटिस से पीछे है। तो चलिए अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, जहाँ पे हम देखेंगे कि इन तीनों एम्पायर का जो स्पैन है वो कितना बड़ा है। आई मीन ये एम्पायर कितने ज़्यादा फैले हुए हैं। तो पहले बात करते हैं वकांडा की। तो वकांडा एक पूरी कंट्री है जहाँ पे बॉर्डर ट्राइब से लेके माउंटेन ट्राइब तक के जो लोग हैं वो वकांडा के थ्रोन के अंडर में आते हैं। अब वकांडा का जो स्पैन है वो एक कंट्री जितना है, पर अगर हम बात करेंगे एटलांटिस की तो एटलांटिस ऑलमोस्ट पूरे अर्थ के ओशन में फैला हुआ है जो कि अर्थ का 75% होल्ड करता है। एटलांटिस के किंगडम में खुद एटलांटिस के अलावा बाकी 7 किंगडम्स है जहाँ पे क्सेबेल एंड ब्राइम जैसे कुछ अंडर वाटर पावरफुल किंगडम्स है। उसी के साथ साथ ट्रेंच का पूरा एरिया है एंड अगर हम डेजर्ट के किंगडम को भी काउंट करेंगे तो अर्थ की जमीन का भी काफी सारा हिस्सा एटलांटिस के अंडर में आता है। तो फाइनली अब आते हैं एसगार्डियंस पे। तो वकांडा का जो एम्पायर है वो एक छोटी सी कंट्री जितना है। फिर एटलांटियंस का जो एम्पायर है वो अर्थ के काफी बड़े हिस्से में फैला हुआ है। पर अगर हम बात करेंगे एसगार्डियंस की तो उनके एम्पायर के सामने ये दोनों एम्पायर कुछ भी नहीं, क्योंकि एसगार्डियंस का जो एम्पायर है वो काफी बड़े कॉस्मिक स्केल पे फैला हुआ है। ओडिन और हेला ने मिलकर नाइन रिल्म्स को जीता था, जहाँ पे मिडगार्ड यानी कि पूरी अर्थ एसगार्ड के अंडर में आती है। इसके अलावा सर्टर का रिल्म यानी कि मुश्पिलहाइम, फिर फ्रॉस्ट जायंट के किंग लॉफी का रिल्म यानी कि जोटनहाइम एंड डार्क एल्फ्स का जो रिल्म है यानी कि मेलेकिथ का रिल्म वो भी एसगार्ड के अंडर में आते हैं। एंड इसके अलावा तो 9 रिल्म्स के हैं जिनके नाम लेना भी मेरे लिए मुश्किल है। एंड ओडिन ने तो रिल्म्स को जीतना छोड़ दिया था, वरना अगर ओडिन चाहते तो पूरे कॉस्मोस में एसगार्ड के एम्पायर को फैला देते। तो चलिए अब बात करते हैं फोर्थ एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पैरामीटर की, जो कि है इन तीनों एम्पायर के वेपन्स। एंड यहाँ पे इन तीनों एम्पायर के पास काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एंड एडवांस वेपन्स है, जहाँ पे एसगार्ड के जो वेपन्स होते हैं वो काफ़ी हद तक मैजिक के ऊपर रिलाई करते हैं। वकांडा के जो वेपन्स है वो वाइब्रेनियम के ऊपर डिपेंड करते हैं। एंड इवन एटलांटिस के जो वेपन्स होते हैं वो पानी के ऊपर बेस्ड होते हैं। हमने देखा है कि किस तरीके से एटलांटिस के सोल्जर्स अपनी प्लाज्मा गन का यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और ठीक इसी तरह शूरी ने भी अपने वकांडा के सोल्जर्स के लिए ही ऐसे शूटर्स को डिज़ाइन किया है। पर अगर बात करें एसगार्डियंस की तो वो रेंज वेपन का यूज़ नहीं करते हैं एंड यही मेलेकिथ के सामने भी उनके लिए काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज था। पर भले ही एसगार्डियंस रेंज वेपन का यूज़ ना करते हो, पर उनके पास ऐसी कैनन्स है जो कि बाहर से आने वाले किसी भी खतरे के सामने एसगार्ड को प्रोटेक्ट करती है। और ऐसा ही हमने एक्वामैन की मूवी में भी देखा था, जब पूरे एटलांटिस के आसपास ऐसी वाटर कैनन्स बनी हुई है जो कि किसी भी अननोन चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकती है। एंड यहाँ पे हमने ये भी देखा कि जब थैनोस के साथ फाइट हुई थी वकांडा पे, तब वकांडियंस ने किस तरीके से अपने पूरे सिटी के आसपास एक शील्ड बनाई थी। एंड ठीक ऐसी ही शील्ड हमने तब देखी तब थॉर की सेकंड मूवी यानी कि थॉर द डार्क वर्ल्ड में मेलेकिथ ने एसगार्ड के ऊपर हमला किया था। और अगर वेपन्स की बात हो रही है तो हमें सूट्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा, जहाँ पे एटलांटियंस ने ऐसे सूट बनाए हैं जिनका यूज़ करके एटलांटिस के सोल्जर्स पानी के बाहर भी जिंदा रह सकते हैं। इवन ब्लैक मांटा का जो सूट था वो भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस था। पर अगर हम बात करेंगे वकांडियंस की तो वकांडियंस ने जिस तरीके से ब्लैक पैंथर के सूट को डिज़ाइन किया है वो काफ़ी हाईली एडवांस्ड है, जहाँ पे ब्लैक पैंथर का सूट काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, उसे रिलीज तक कर सकता है, इन एक नेटनेस में से पूरा फॉर्म हो सकता है। एंड यहाँ पे एसगार्डियंस भी कम नहीं है जिन्होंने एक पूरे डिस्ट्रॉयर के आर्मर को डिज़ाइन किया है, जहाँ पे एटलांटियंस ने किंग एटिलान के ट्रायंट को बनाया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, एक पूरे सिटी तक को एनर्जी दे सकता है एंड पूरे ओशन तक को कंट्रोल कर सकता है। वहाँ पे ठीक इसी तरह नेडाविलर में एसगार्डियंस ने भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रॉयल वेपन्स बनाया है, जैसे कि मेओनिर, गंगनीर या फिर थॉर का नया वेपन यानी कि स्टॉर्म ब्रेकर। तो अगर इस कैटेगरी में मैं फाइनल बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एटलांटियंस के जो वेपन है वो पानी के बाहर इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। पर अगर यहाँ पे हम एसगार्डियंस एंड वकांडियंस को कंपेयर करेंगे तो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा क्लोज कॉन्टेस्ट है, जहाँ पे वकांडियंस एंड शूरी ने मिलकर ब्लैक पैंथर के काइनेटिक एनर्जी सूट एंड इवन फैल्कन के नए सूट को डिज़ाइन किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है एंड उनका कोई मैच नहीं है। पर ठीक इसी तरह यहाँ पे एसगार्डियंस ने भी पुराने ज़माने से ही नेडाविलर में इत्री के साथ मिलकर ओडिन के गंगनीर एंड थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर जैसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वेपन्स को फॉर्ज किया है। तो चलिए अब आते हैं हमारे अगले पॉइंट पे,
जो कि ये है कि वेपन्स के अलावा इन एम्पायर्स ने कैसे कैसे टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया है एंड अपने सिटीजन्स के लिए कैसे कैसे एडवांसमेंट किए हैं। एंड यहाँ पे एटलांटिस को तो हमें ज़्यादा नहीं दिखाया गया, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। पर अगर हम बात करेंगे एसगार्ड एंड वकांडा की, तो इन दोनों के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया जा सकता है, क्योंकि वकांडा की टेक्नोलॉजी तो कितनी ज़्यादा एडवांस एंड सुपीरियर है ये हमने देखा ही है। एंड इसी के साथ साथ अगर हम बात करेंगे एसगार्ड की, तो एसगार्डियंस भी मैजिक का यूज़ करते हैं। एंड थॉर की सेकेंड मूवी में ही कहा गया था कि मैजिक एक ऐसा साइंस है जिसे ह्यूमंस अभी तक नहीं समझ पाए। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो हमने देखा है कि वकांडियंस ने अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए हाईली एडवांस व्हीकल्स को डिज़ाइन किया है, जो कि ज़मीन से ऊपर रहकर फ्लोट कर सकते हैं और ज़रूरत आने पे इनविजिबल भी हो सकते हैं। तो ठीक ऐसा एसगार्डियंस के पास है, जहाँ पे उनकी जो फ्लाइंग शिप्स है वो काफ़ी फास्ट मूव कर सकती है। हमने देखा कि किस तरीके से वकांडियंस ने अपनी वाइब्रेनियम की माइंस में मैग्नेटिक लेविटेशन के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड कुछ ट्रेन्स बनाई थी। तो यहाँ पे एसगार्ड के पास भी पूरे यूनिवर्स की सबसे ज़्यादा एडवांस टेलीपोर्टेशन टेक्निक है, जो कि है बाइफ्रॉस्ट। इसके अलावा अगर हम बात करें इन दोनों की मेडिकल टेक्नोलॉजीज की, तो वकांडा की मेडिकल टेक्नोलॉजी तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। एंड इसके भी अलग अलग एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, जहाँ पे ऑलमोस्ट मर चुके इंसान को वापस से जिंदा किया जा सकता है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें एसगार्ड की, तो एसगार्ड में भी थॉर की सेकंड मूवी में हमें देखा था कि किस तरीके से जेन फॉस्टर को डार्क मैजिक का यूज़ करके स्कैन किया जा रहा था। पर जैसा कि जेन फॉस्टर ने कहा था कि एक तरीके से वो एक क्वांटम फील्ड जनरेटर था। और इसके अलावा भी वकांडा के पास काफ़ी ज़्यादा एडवांस कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज है, जिसका एक एग्जांपल ये है कि शूरी अगर चाहती और उसे इनफ टाइम मिलता तो विजन को भी माइंडस्टोन से अलग कर सकती थी। या फिर हमने ये भी देखा कि किस तरीके से शूरी ने काफ़ी हज़ारों किलोमीटर दूर होते हुए भी एक गाड़ी को ऑलमोस्ट हैक किया एंड उसका पूरा एक्सेस लेके उसे ब्लैक पैंथर की हेल्प के लिए यूज़ किया। हमने ये भी देखा कि वकांडियंस अपने कम्युनिकेशन के लिए अपने रिस्ट पे बने जिन डिवाइसेस का यूज़ करते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हाईटेक है। तो एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं कि वकांडा की जो टेक्नोलॉजी है वो प्रेजेंट वर्ल्ड से 25 से 30 साल आगे है। एंड इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वकांडा के पास इस मामले में एसगार्ड के कंपेयर में थोड़ी सी एज है। तो चलिए अब आते हैं आखिरी पर मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा की फैक्टर पे, जो कि ये है कि इन तीनों एम्पायर्स में से किसके पास सबसे अच्छे रूलर्स है। एंड यहाँ पे एक अच्छा किंग ना हो तो काफ़ी बड़ी एंड पावरफुल आर्मी भी डिफीट हो सकती है। एंड एक अच्छा किंग होने के लिए सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि आप पावरफुल हो, बल्कि ये भी ज़रूरी है कि आप एक अच्छे लीडर हो। तो अगर हम बात करें एम्पायर के करंट रूलर्स की, तो यहाँ पे पावर के मामले में सबसे ज़्यादा पावरफुल थॉर है, उसके बाद एक्वामैन एंड फिर लास्ट में आता है ब्लैक पैंथर। पर जैसे कि मैंने पहले कहा कि एक अच्छा रूलर होने के लिए सिर्फ पावरफुल होना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एक अच्छा लीडर होना। और इन तीनों एम्पायर की हिस्ट्री में हमें ओडिन से लेकर टिचाका जैसे काफ़ी काबिल लीडर्स देखने को मिले हैं। और अगर हम बात करें ब्लैक पैंथर, एक्वामैन और थॉर की, तो उन्होंने भी अलग अलग पॉइंट के ऊपर अपने किंगडम्स को संभाला है और वो भी काफ़ी अच्छे लीडर है। अब आपका फेवरेट किंग कौन है वो आप नीचे कमेंट कीजिए। तो अब मैं यहाँ पे इन तीनों में से एक को विनर डिक्लेयर करूँगा। एंड यहाँ पे मुझे क्लियरली ऐसा लगता है कि वकांडा का जो एम्पायर है वो टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट के मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उनके जो वेपन्स होते हैं वो भी काफ़ी हाईटेक होते हैं। एंड इसके अलावा अगर हम बात करेंगे एटलांटियंस की, तो फिजिक के मामले में अच्छा है और एटलांटियंस की जो आर्मी है वो भी काफ़ी ज़्यादा मैसिव एंड पावरफुल है। पर अगर हम बात करेंगे एसगार्ड की, तो एसगार्डियंस फिजिक यानी कि बायोलॉजी के मामले में टॉप पे है। एसगार्ड का जो एम्पायर है वो सबसे बड़ा है एंड इवन एसगार्ड के जो रूलर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। एसगार्ड का जो एम्पायर है वो वेपन के मामले में वकांडा की बराबरी करता है। एंड बेशक टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट में वकांडा टॉप पे हो, पर इस मामले में भी एसगार्ड कम्पीट कर सकता है। एंड अपने गोल्डन एज के टाइम पे एसगार्ड की जो आर्मी थी वो एटलांटियंस तक को डिफीट कर सकती है, ऐसा मुझे लगता है। एंड आई नो कि काफ़ी सारे लोग मुझे बोलेंगे कि मैं थॉर का फैन बॉय हूँ, बट एनीवे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे क्लियरली एंड कम्प्लीटली एसगार्ड विनर होगा। तो यहाँ पे एसगार्ड तो फर्स्ट प्लेस पे होगा ही, पर अगर मुझे वकांडा एंड एटलांटिस को भी कंपेयर करना हो सेकंड पोजीशन के लिए, तो ये कंपेयर करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि एटलांटिस की जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी हद तक पानी के ऊपर डिपेंड करती है और उनकी जो आर्मी एंड उनकी जो स्ट्रेंथ है वो भी पानी के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे अगर उनके बीच में वॉर भी होती है तो विनर कौन होगा ये डिसाइड करने के लिए हमें ये जानना होगा कि उस वॉर की लोकेशन क्या है एंड यहाँ पे पानी का कितना एडवांटेज एटलांटियंस को मिल रहा है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट कीजिए। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर यहाँ पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।